वेलकम बैक फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आज आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। आपका एग्ज़ाम अभी जस्ट आने वाला है कुछ मंथ्स के बाद। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको आप अच्छी तरह से लिख लेना। लिखने का मतलब है कि अपने माइंड में इन्हें सेट कर लेना, ठीक है। अब देखिए मैं इनको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब भी होंगी और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार हैं। चलिए अब चलते हैं। देखिए पहला मैं जो क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ। यहाँ पर कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ द वेटिकन सिटी। अब यार एक बात सोचिए, यहाँ पर स्मॉल, स्मॉलेस्ट, बिगर और स्मॉलर में से आपको फिल करना है। अब देखो यहाँ पर हम फिल करने से पहले आपने ये जो कॉन्सेप्ट है वो डिग्री का कॉन्सेप्ट है। और डिग्री के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि देखिए जो डिग्रियाँ होती हैं वो 3 टाइप की डिग्री होती हैं। एक तो पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक होता है सुपरलेटिव। अब लेकिन जब भी कभी आपको याद रखना कि देखो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है कि लास्ट में आपको EST लगाना होता है। यानी कि जो भी कुछ दे रखा है ना, अगर उसके लास्ट में EST आ जाए तो समझ लेना ये सुपरलेटिव डिग्री है। सर अब इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी, हमें ये कैसे याद रख पाएंगे कि यहाँ पर हमें सुपरलेटिव लिखनी है कि ये देखो कंपैरेटिव लिखनी है। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये देखो दा आ रहा है ना, अगर कभी भी दा आ जाए और इस तरह से अगर डिग्री का कोई भी क्वेश्चन दे आपके एग्जाम में आ जाए, अगर दा लिख रहा है तो आपको इसमें EST वाला ही फिल करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यानी द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज द वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी संसार के अंदर सबसे छोटा सिट कंट्री है। समझ में आ गया? तो बस द आ जाए तो आपको हमेशा EST वाला लिखना है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर देन आ जाए, तो देन आ जाए THAN वाला, तो आपको ER वाला भरना है, ठीक है। चलो आगे देखो। द ताजमहल इज वन ऑफ द माउंट मैंस, देखो सॉरी, द ताजमहल इज द वन ऑफ द डैश मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। देखो मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है स्मारक। अब यहाँ पर आपको फिल करना है, वही डिग्री वाला है, बेस्ट, मोर, बेटर, गुड और बिगर। सोचो इसमें क्या आ सकता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, यदि दा आ जाए और दा के बाद ताजमहल इज वन ऑफ द डैश मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दा आ रहा है। अभी कॉन्सेप्ट बताया था वही डिग्री वाले यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब भी कभी दा आ जाए तो आपको उस ऑप्शन के अंदर EST वाला भरना है। तो सोचो इसमें EST वाला कौन सा है, तो ए वाला जो है वो EST वाला है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देख सकते हैं, द टीचर स्माइल्ड। अब आप इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आ सकता है। सोचो अच्छी तरह से क्या आ सकता है। देखो मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है द टीचर स्माइल्ड, यानी टीचर मुस्कुराया। अब यार यहाँ पर एक बात बताइए, देखिए हमेशा याद रखना कभी भी, ये वर्ब है ना, क्या ये वर्ब पहचानी कैसी, जिसमें ED ING वगैरह आ जाए, जो सब्जेक्ट के बाद आती है ना, वो वाली वर्ब। अब यार इस वर्ब के बाद क्या हैप्पी आ सकता है? नहीं। द टीचर स्माइल्ड हैप्पी नहीं आ सकता। देखो हैप्पी, एंग्री और ये जो स्वीट है ना, वो HRM के बाद आता है। ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी, होता है कि नहीं होता। मैंने बोला आई एम एंग्री, मैंने बोला आई यू आर स्वीट, ठीक है ना। दिस मैंगो इज स्वीट। तो दोस्तों HRM के बाद अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वहां पर आप डायरेक्टली ये एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी वर्ब के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए एडवर्ब आती है। तो एडवर्ब के लिए क्या आ जाएगा, जिसमें LY लगा हो, तो ये हो जाएगा स्वीटली। इसका मतलब है कि टीचर ने एकदम स्वीटली स्माइल किया, ठीक है ना। अब स्वीट नहीं आ सकता, एंग्री नहीं आ सकता और हैप्पी नहीं आ सकता। समझ में आगे नहीं आ गया? यानी कि यहाँ पर वर्ब है और वर्ब के बाद यदि कोई भी वर्ड यहाँ पर आएगा इन 4 ऑप्शन में से, तो वो एडवर्ब आएगा। क्योंकि एडवर्ब इसलिए आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की क्या करना है, उसे विशेषता बतानी है। तो बस ऐसे करके आप याद रख लेना। आगे देखो 94वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट समझ लेना। ऐसा क्वेश्चन बनता है, वेट फॉर प्रतिभा एंड डैश। अब यार एक बात सोचिए, यहाँ पर ये क्या बताओ, ये वाला हिस्सा क्या है, वर्ब। आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते होंगे तो वो बताते होंगे। और देखो मैंने कल बताया था आपको कि कर्ता, क्रिया, कर्म, ये वाला बताया था ना। तो यार एक बात है कि वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, वेट मतलब इंतजार करना। एक और बात, वेट के बाद फॉर लगाना होता है जब हम किसी का इंतजार करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन पूछी गई है। तो देखो वेट एक वर्ब है। अब वर्ब के बाद तो मैंने बताया था क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो देखो एक तो ये है प्रतिभा, ऑब्जेक्ट है, एंड अब यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट ही आएगा, क्योंकि आ तो ये सब वर्ब के बाद ही तो रहा है ये वाला हिस्सा।
तो ये ऑब्जेक्ट में आएगा। अब सोचो ऑब्जेक्ट क्या है, वी है नहीं, ये तो सब्जेक्ट है। माई है नहीं, ये तो पजेसिव है। आई है क्या, नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, मतलब मी आ जाएगा। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट बनता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन कंफ्यूजन वाला है। इन्हें वही कर सकते हैं जिनको ये पता होता है कि वर्ब के पहले में क्या लगाना होता है। यार देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सीधी सी बात है, मान लो ये है वर्ब, क्या ये है वर्ब, तो वर्ब से पहले में सब्जेक्ट लगाना है। जैसे आपने पढ़ा होगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब ये पहले आते हैं। अगर हम वर्ब के बाद लगाएंगे तो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे आई का आ जाएगा मी, ठीक है, दे का आ जाएगा देम आ जाएगा। तो इस तरह से यानी वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट वाला के टू डिसीव। अब सोचो यहाँ पर क्या आएगा, अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि यार मतलब ये हुआ, अब इसका जो मीनिंग है ना उसको देखना, तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। यू डोंट डिसीव यानी तुम्हारा धोखा नहीं दे सकते, ये तो गलत बात है क्योंकि योर तो कभी अकेला आता ही नहीं है। बोलो, योर ये पजेसिव है ना, आप याद रखें, जैसे माई, योर, ही का क्या हो जाएगा हिज, और शी का क्या हो जाएगा, ऐसे करके इनके साथ कुछ ना कुछ नाउन आता है। ये कभी भी ना ये अकेले नहीं आते, क्या नहीं आते, अकेले। तो देखो योर हम लिख नहीं सकते क्योंकि अगर आपने योर यहाँ पर लिख दिया ये तो अकेला हो जाएगा, अकेला ये आता नहीं, मतलब ए वाला गलत हो गया। इसके बाद देखिएगा, तुमको धोखा दे तुमको धोखा नहीं दे सकते हो, तो यार ये तो गलत हो जाएगा, तुमको, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। आगे देखिएगा, देखो यू डोंट डिसीव, अब माई सेल्फ ना ये तो गलत बात, यानी यू के लिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, योर सेल्फ। इसका मतलब है कि तुम अपने आप को धोखा नहीं देते हो, ठीक है, यू डोंट डिसीव योर सेल्फ, तुम अपने आप को यानी तुम अपने खुद को धोखा नहीं देते हो। अब देखो यहाँ पर माई सेल्फ तो नहीं हो सकता ना, यानी तुम मुझ खुद को धोखा नहीं दे सकते, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सारा का सारा जो है मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बना रहा है, इसलिए सी वाला बिल्कुल से। हाँ लेकिन मान लो अगर आई की जगह होता, यू की जगह अगर आई होता ना, तो मैं यहां पर कर देता माई सेल्फ, क्योंकि आई के साथ क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ आता है बस। एट फिंगर एंड का मतलब क्या होता है, सोचो क्या हो सकता है इसका जवाब, अच्छी तरह से माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा लेना। देखो बताता हूं, जैसे मान लीजिएगा ये है आपकी उंगलियां हैं, ठीक है, ये आपकी उंगलियां हैं। अब यार एक बात सोचिए, ये जो उंगलियां हैं, अब आपने देखा जब भी आप पढ़ाई करते हो तो वो टीचर क्या बोलते हैं, यार अपनी ना पढ़ाई को आप ऐसे पढ़ाई करो, मतलब सारा का सारा नॉलेज जो भी आपने आज पढ़ा है ना वो सब आपकी उंगलियों पर आ जाए, बोलते ही नहीं बोलते, उंगलियों पर रट जाए, ऐसा बोलते हैं। तो उसका मतलब ही वो होता है एट फिंगर एंड, यानी कि ये जो उंगली है ना इसके एंड है ना ये उंगलियों का, तो यहां पर आ जाए, इसका मतलब ये हो गया एट फिंगर एंड, मतलब उंगलियों का लास्टवा हिस्सा। तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने आपको एग्जांपल बताया पढ़ाई लिखाई के बारे में, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जिसे आप पूरा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डीपली जानते हैं भाई, उस तभी तो कोई चीज आपके उंगलियों पर आई, फटाफट फटाफट अपना जवाब दे देंगे। तो इसका मतलब है टू नो थॉरली, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानना वो होता है। आगे देखो, स्टे ऑन वंस टोज। अब स्टे ऑन वंस टोज का मतलब क्या होता है कि अपने पैर की उंगलियों के ऊपर खड़ा रहना। पैर की उंगली, एक बात बताइए, आप जब सीधे खड़े हैं तो आप पूरे पैर पर खड़े हो जाएंगे ना, आपका जो एंकल है, जो एडी है, वो भी नीचे जमीन से टच करेगी। लेकिन यदि आपके जो टोज है, यानी कि पैर की जो उंगलियों पर यदि आप खड़े हैं, इसका मतलब क्या है, मान लो आप आर्मी की रैली होने वाली है, ठीक है, अब रैली में ये आपका लाइन होता है, यहाँ सफेदी डाल दी जाती है, तो यहाँ पर क्या, जैसे ही आप खड़े होते हैं ना रेस के लिए, तो आप अपने पूरे पैर पर खड़े नहीं होते, आप अपनी क्या करते हैं, पैर की उंगलियों पर खड़े होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, आप एकदम क्या, एकदम रेडी हैं, तैयार हैं। तब भाई कोई भी व्यक्ति तभी खड़ा होगा अपनी पैर की उंगलियों पर जब वो रेडी होगा, अगर रेडी नहीं होगा तो फिर वो नॉर्मल अच्छी तरीके से खड़ा हो सकता है। तो याद रखना, इसका मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, तो कभी आप भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, देखो गियर अप, गियर अप का मतलब सेम है, मतलब तैयारी करवाना, तो ये हो जाएगा गेट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, गियर अप। आगे देखिए, आगे है फ्यूटाइल। देखो फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है जो एकदम व्यर्थ हो, व्यर्थ यानी यूजलेस, फ्रूटलेस, वेन, ये सब एक ही सेम मीनिंग है इनका। यहाँ पर वो ऑपोजिट पूछ रहा है, तो फ्यूटाइल का ऑपोजिट हो जाएगा यूजफुल। फ्यूटाइल का मतलब होता है जो व्यर्थ हो, किसी काम में नहीं आए, तो यूजफुल इसका उल्टा हो जाएगा। एक और देखो, देखो इन एनिमेट, इन एनिमेट का मतलब होता है नॉट अलाइव,
जिसके अंदर जिंदगी नहीं हो, मतलब निर्जीव, ठीक है ना। अब मान लो कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसके अंदर सांस नहीं चल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इनएनिमेट हो जाएगा। अब देखो इसका उल्टा बताना है तो इनको आप यहाँ से हटा दो, तो बचा क्या, एनिमेट। तो जो एनिमेट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। देखो ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, उनको आप अगर भूल भी जाते ना, तो आपने एक अच्छी सी फेयरबुक बना लीजिए, उनमें आप इसे नोट करते जाइएगा। टाइम इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो टाइम की बर्बादी नहीं करते हुए सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और दूसरे चैनल पर भी वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। और अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा इशू चल रहा है, हाँ सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि राम सर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो। सच बोलूँ ना आपसे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा बिजी है इस टाइम पर मैटर कि बहुत ज़्यादा, नहीं कभी जभी तो मैं नाइट में खड़ा होकर के आपकी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो देखो बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि राम सर हमसे तो बात ही नहीं करते, गुस्सा एक घमंडी अहंकार भरा हुआ है। मेरे भाई, अहंकार वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए मैं आप हर कमेंट का जवाब नहीं दे पाता। एडमिट कार्ड आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अपनी पढ़ाई को कम मत समझिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सब कर रहे हैं तो यूपी वाले, आप मुझे बता दीजिए मौसम कैसा है यूपी का, बारिश वारिश कैसी हो रही है, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।